हेलो स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था और हमने केमिकल रिएक्शन का एक आइडिया तो दिया था और हमने ये बोला था केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसको हम शॉर्ट में ARSE, SE और ESR रिएक्शन बोलते हैं। और जब हमने इसका मैकेनिज्म लिखा था तो हमने मैकेनिज्म लिखा था ये, और मैकेनिज्म में हमने ये बोला था कि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने के बाद इस तरीके से ये सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। और इन सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस को ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम कहते हैं विलेन इंटरमीडिएट, ऑल्सो नेम्ड एज एरेनियम कार्बोकैटाइन। और इस रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन हमने ये बोला था लास्ट वीडियो में कि यदि हमें बेंजीन रिंग की किसी भी रिएक्शन में यदि प्रोडक्ट बनाना होगा तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमने बोला था कि ऑल 6 कार्बन एटम्स आर सेम इन बेंजीन रिंग, तो हमें किसी भी एक कार्बन का H हटाना है और वहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को लगाकर प्रोडक्ट बना देना है। मतलब किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, ठीक। और जब हमने इस रिएक्शन से रिलेटेड ग्राफ बनाया था तब हमने ग्राफ में क्लियरली ये देखा था कि इसका फर्स्ट स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप, जिसको हमने बोला था RDS, ठीक, क्योंकि उसका एनर्जी बैरियर दूसरे स्टेप से ज़्यादा था, इसलिए हमने उसको बोला था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है। अब यदि हम इस बात से आगे बढ़ें कि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें केवल H को हटाकर इलेक्ट्रोफाइल लगाना होता है, तो एक बार पूरे टॉपिक का समरी में यहाँ पर लिखता हूँ शॉर्ट में। देखो, पूरा टॉपिक एक्चुअली ऐसे पढ़ा जाता है। हम जैसे जैसे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग टाइप के रिएजेंट्स, अलग अलग टाइप के अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, लेकिन हर बार प्रोडक्ट फॉर्मेशन का तरीका तो एक ही रहेगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का तरीका क्या रहेगा कि हमें H हटाना है और उसकी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल लगाना है। रिएजेंट बदल जाएगा तो रिएक्शन का नाम भी हमें बदलना पड़ेगा। जैसे देखते हैं जरा इस लिस्ट में क्या लिखा है। फर्स्ट रिएक्शन जो हम आज स्टार्ट करेंगे दैट इज नाइट्रेशन। इसमें रिएजेंट लिखा रहेगा कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ये वो है जो ज़्यादा यूज़ होता है हमारे सिलेबस में, होते तो और भी रिएजेंट्स हैं। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 प्लस, रिएक्शन का नाम बोलेंगे नाइट्रेशन। हम चाहें तो नाइट्रेशन का प्रोडक्ट सेकंड में लिख सकते हैं, H हटाकर मुझे NO2 ग्रुप लगाना है। यदि H2SO4 प्लस SO3 रहेगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल SO3, या आप SO3H प्लस से समझ सकते हो, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। हेलोजन प्लस लुइस एसिड रहेगा थर्ड रिएक्शन में, X प्लस आएगा हेलोजनेशन। और यदि मुझे ये मालूम है कि इस रिएजेंट से ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मुझे रिएक्शन का नाम ये बोलना है, तो मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन आता है RCl AlCl3। इसमें जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो रहेगा R प्लस, और इस रिएक्शन को हमें बोलना पड़ेगा एल्काइलेशन। और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय नेम, इन्हीं को तो बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। RCOCl प्लस एनहाइड्रस ClCl3, RCO प्लस रहेगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन का नाम बोला जाएगा एसाइलेशन। इन दोनों रिएक्शन को देखो, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे तो फॉर्माइलेशन बोलना पड़ेगा मुझे, फॉर्माइल ग्रुप आएगा। और यदि HCN HCl एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे तब भी ऐसा ही होगा। दोनों नेम्ड रिएक्शन है, ये गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस है, ये गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन के नाम से हम पढ़ेंगे आगे। SCHO HCl और ZnCl2 अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल CH2 प्लस Cl, और क्लोरोमिथाइलेशन बोलते हैं, ऑल्सो नेम्ड एज ब्लेस रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NaNO2 प्लस एसिड लिखा रहेगा एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा NO प्लस, और रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे नाइट्रोसेशन। इस तरीके से हम बहुत सारे रिएजेंट और भी लिख सकते हैं, और हमें बस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का आइडिया होना चाहिए, हम प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। मतलब मैंने ये लिस्ट इसलिए लिखा ताकि मैं यकीन दिला पाऊँ कि टॉपिक आसान है, भले मैं कितना भी डिटेल में क्यों ना लिखूँ अब रिएक्शंस को, इंडिविजुअल रिएक्शंस को, लेकिन हम याद ऐसे ही रखेंगे। हम ऑब्जेक्टिव इसी लिस्ट से करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करने का तरीका कब बनता है, ऑब्जेक्टिव हम पहचानेंगे कैसे और प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, हमें केवल इन दो बातों पे मेहनत करनी पड़ती है। तो हम स्टार्ट करें डिटेल में। फर्स्ट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। हमें पहले नाम से मालूम है कि H हटाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, NO2 ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या देखा था हमने, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आइन। रिएजेंट लेंगे T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या होगा, NO2 प्लस ने H को रिप्लेस कर दिया। यदि मैं एक्सेसिव रिएक्शन कराऊंगा, एक बार और कराऊंगा, तो जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डिसाइड करेगा। अब चूंकि NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर लगा, मेटा पोजीशन पर लगा, इसलिए बनने वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन।
ठीक है ना। अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करें। सबसे पहले T1 और T2 में रिलेशन देखो क्या लिखा है, T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T1। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमने GOC में पढ़ा था कि ये जो NO2 होता है, NO2 होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब दिस ग्रुप मेक द कंपाउंड लेस रिएक्टिव, और यदि ये रिएक्टिविटी को कम कर देगा तो हमें रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जितने ज़्यादा NO2 रहेंगे हमें टेम्परेचर उतना ज़्यादा लेना पड़ेगा। यदि इस रिएक्शन सीक्वेंस में एक एरो और लगाकर एक और नाइट्रेशन करूंगा और T3 यदि लिखूं तो T3 का वैल्यू T2 से भी ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि अब दो NO2 हैं, दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। फिर यदि इसके बारे में हम बात करें कि इसमें जो रिएजेंट यूज़ होते हैं, कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, तो रिएजेंट बहुत सारे यूज़ किए जा सकते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस के लिए बेस्ट है कंसंट्रेटेड HNO3 दिखना। यदि हमें कंसंट्रेटेड या अकेला HNO3 भी लिखा हुआ दिखता है ना, तो हम पहचान जाते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में केवल ये याद रखना कि HNO3 दिखना ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन देखो बहुत सारे लिखा है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखो क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर सेकंड में लिखा अकेला कंसंट्रेटेड HNO3 भी यू कैन यूज़, डाइल्यूट HNO3 यूज़ होता है। हम NO2 प्लस, देखो पर्पस हमारा क्या है, टेकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस बनाना। तो NO2 प्लस हम रेडीमेड बना बनाया भी ले सकते हैं, लाइक NO2 प्लस ClO4 माइनस में है, NO2 प्लस BF4 माइनस में है। हम N2O5 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेक होता है तो NO2 प्लस और NO3 माइनस बनाता है और NO2 प्लस मिल जाएगा। ये आउटडेटेड हो गया, लेकिन पहले ऐसा होता था कि पहले HNO2 से नाइट्रोसेशन कराते थे, उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद नाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता था। ठीक है ना। तो यदि हम एक एक करके बात करें इन रिएजेंट्स में मैकेनिज्म पर यदि हम आए तो मैकेनिज्म में देखते हैं। मैकेनिज्म में हमने जो भी रिएजेंट लेना है उसका पर्पज़ ये है कि हमें अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल मिले, और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस। अब यदि हमने HNO3 और H2SO4 लिया तो HNO3 और H2SO4 में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4, स्ट्रॉन्गर एसिड है। और यदि H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसकी प्रेजेंस में HNO3 को बेस के जैसा बिहेव करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये बड़ा कॉमन ऑब्जेक्टिव है। HNO3 को हमने नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे यूज़ किया हर जगह, लेकिन H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड की प्रेजेंस में इसको बेस के जैसा बिहेव करना पड़ेगा। तो ये H2SO4 H प्लस सप्लाई करेगा, HNO3 का ये जो ऑक्सीजन है ये इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो HNO3 पर H प्लस जुड़ गया, H2 प्लस NO2 बन गया, और ये HSO4 माइनस। जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, वो न्यूट्रल होने के लिए क्या करता है, हमेशा क्या किया उसने, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बना लेगा, और यदि ऐसा किया तो H2 न्यूट्रल हो जाएगा और बन जाएगा NO2 प्लस। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में वाटर हमेशा प्रोटोनेटेड फॉर्म में मिलेगा। मतलब जो H2O बनाया है उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया और हमने बनाया H3O प्लस और साथ में HSO4 माइनस बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन यदि मुझे देखना है तो इन तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, H2O कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बचा वो हम लिख देंगे, ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक HNO3 बचा प्लस H2SO4 कितना हो गया, ट्वाइस H2SO4। और यहाँ पर जो बना, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं NO2 प्लस। यही तो पर्पज़ है, यही तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। इसके साथ में जो बना H3O प्लस भी बनेगा, और जो बनेगा ट्वाइस HSO4 माइनस बनेगा। इस तरीके से HNO3 और H2SO4 मिलकर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। अब लेकिन फिर डाउट यहीं पर आ गया कि यदि हमने HNO3 अकेला लिया तब क्या होगा। तो हमने देखो क्लियर लिखा है, व्हेन ओनली HNO3 इज यूज्ड दिस इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन। HNO3 का एक मॉलिक्यूल एसिड के जैसा बिहेव करेगा, एक HNO3 का मॉलिक्यूल बेस के जैसे बिहेव करेगा, और इस तरीके से अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा। जैसे हमने भी H2SO4 के साथ रिएक्शन लिखा ना, बिल्कुल हमें दो HNO3 के साथ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और क्या बन जाएगा, NO2 प्लस बन जाएगा। ये तो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब रिएक्शन मैकेनिज्म पर आए तो हमें पहले से मालूम है ARSE रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे लिखा जाता है। दो स्टेप में लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस होता है। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है।
तो स्टेप 1 में क्या होगा, बेंजीन रिंग अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए H के इलेक्ट्रॉन इस रिंग में यूज हो जाएंगे और यहाँ से H+ को एक्सपेल कर दिया जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा NO2, प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इस रिएक्शन को यदि हमने जैसे पहले लिखा था वैसे लिखा हुआ देखना चाहो तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, मैकेनिज्म ऐसा लिखने में आएगा तब कि भाई बेंजीन ने NO2+ पे अटैक किया, बेंजीन रिंग में प्लस चार्ज डेवलप हुआ और चूंकि प्लस चार्ज डेवलप हुआ तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज किया हमने उसको, रेजोनेंस से मूव किए, लास्ट स्ट्रक्चर में आए जिसके आगे रेजोनेंस नहीं हो सकता था, तब हमने H के इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में यूज़ किया और प्रोडक्ट बना लिया नाइट्रोबेंजीन। ऐसे भी लिखा जाएगा, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। और हम ये बात पहले बोल चुके हैं कि हर ARSE रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, इस तरीके से। और ARSE रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इससे रिलेटेड यदि मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेईई में एक बार आ भी गया ये क्वेश्चन। मैंने लिखा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन और कंपैरिजन है C6H6, C6D6 और C6T6 में। यहाँ पर D ड्यूटीरियम है और यहाँ पर T ट्राइटियम है, ये हैवी हाइड्रोजन्स हैं। और यदि इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आना चाहिए था, यदि एक बात ये सोचें जो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, यदि हम इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में Ct CD बॉन्ड स्ट्रेंथ और CH बॉन्ड स्ट्रेंथ में ऑर्डर होता है ये, मतलब CH बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होगा और Ct बॉन्ड सबसे डिफ़िकल्टी से ब्रेक होगा, तो C6T6 का रिएक्टिविटी सबसे कम होना चाहिए। अब लेकिन इसमें बात यह है कि हमने क्या बोला, स्टेप 1 इज RDS, हमने क्या बोला, RDS कौन सा है इस ग्राफ में देखकर, RDS है स्टेप 1। और स्टेप 1 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना वो सेकेंड स्टेप का पार्ट होता है, और जब तक सेकेंड स्टेप RDS नहीं होगा तब तक ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इस ऑर्डर को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब नाइट्रेशन में C6H6 और इसका नाम बोल रहा हूँ हेक्सा ड्यूटेरोबेंजीन, इनका रिएक्टिविटी बराबर होता है और यही जेईई का क्वेश्चन था, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं होता, दिस इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट, कि हमने आइसोटोप्स लेने पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। और यदि इस बारे में बात करें तो हमने जो रिएजेंट लिया था दैट वाज कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके बारे में यदि बात करें तो देखो लिखा हुआ है ये है स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये एक्सट्रीम रिएजेंट है, जनरली यूज्ड फॉर डीएक्टिवेटेड रिंग्स, मतलब ऐसे रिंग्स जिनमें होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ऐसे रिंग ऐसे कंपाउंड जो होते हैं लेस रिएक्टिव, केवल उनके लिए यूज होता है। क्यों, क्योंकि जिनका रिएक्शन नहीं हो पाएगा उनके लिए एक्सट्रीम रिएजेंट यूज किए जाएंगे तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक डाउट मन में आ रहा है कि यदि हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले कंपाउंड में इस रिएजेंट को यूज कर लिया तो क्या होगा। जैसे देखो इस एग्जाम्पल में हमने लिया OH, अब यदि GOC में हमने जो वीडियो आपको देखने के लिए बोला था, यदि आपने वो देखा है तो हमने वहाँ पर एक 212 एक शॉर्ट ट्रिक याद किया था जिनमें स्टार्टिंग में 2 क्या था, स्ट्रॉन्ग ERG, और यहाँ पर NH2 और OH लिखते हैं स्ट्रॉन्ग ERG में। तो ये जो OH है ये कैसा होता है, ये है स्ट्रॉन्ग ERG। स्ट्रॉन्ग ERG का मतलब मेक्स द कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, और यहाँ पर ये जो मिक्सचर लिया है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, दोनों का रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो एक्सेसिव रिएक्शन हो जाएगा और हर ऑर्थो पैरा पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। हर पोजीशन पर नहीं आ सकता क्योंकि OH है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ना, तो जैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हर पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। और OH तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इस मिक्सचर की जगह पर यदि मैंने केवल कंसंट्रेटेड HNO3 भी लिया होता ना तो भी एक्सेसिव रिएक्शन होता और जो बनता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस कंपाउंड इज 2,4,6 trinitrophenol, also named as very very important compound by this name picric acid, ठीक है ना। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यदि हमने स्ट्रॉन्ग ERG के साथ में मिक्सचर ले लिया, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो हमने देखा कि रिएक्शन एक्सेसिव हो जाता है।
तो फिर डाउट आया क्या हम OH वाले केस में फिनॉल में मोनोनाइट्रेशन नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे, बस हमें रिएजेंट थोड़ा और वीक लेना पड़ेगा। इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो हमने लिया है डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 मतलब रिएजेंट का स्ट्रेंथ थोड़ा और कम कर लिया हमने। अब यहाँ पर चूंकि रिएक्टिविटी कम होगा रिएजेंट का, इसलिए कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा और देखो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। और चूंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा। और हमने ये GOC में बोला था कि -I इफेक्ट वाला ग्रुप जब भी रहेगा हम मेजर प्रोडक्ट पैरा आइसोमर को बनाते हैं। इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। अब यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो OH से भी ज़्यादा अच्छा ERG था NH2, ठीक है ना। ये बेटर ERG मतलब हमारे सिलेबस में ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ERG। और NH2 चूंकि OH से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर देखो मिक्सचर लेने पर, कंसनट्रेटेड HNO3 लेने पर या डाइल्यूट HNO3 लेने पर भी इन एनी केस यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो एक्सेसिव नाइट्रेशन होगा और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन बनेगा। तो क्या हम एनिलीन के केस में मोनोनाइट्रेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मोनोनाइट्रेशन करने का तरीका, हमें कंपाउंड की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ता है। कंपाउंड की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इस NH2 का न्यूक्लियोफिलिक नेचर यूज़ किया जाता है और इसका रिएक्शन कराते हैं CH3COCl से। ये जो NH2 है ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा और बनाएगा इस तरीके से कंपाउंड। और हमने GOC में पढ़ा था NHCOCH3 ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, रिएक्टिविटी को कम करेगा। अब यदि मैं यहाँ पर NO2+ का रिएक्शन कराऊंगा तो कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि अब हमने कंपाउंड का रिएक्टिविटी कम कर लिया, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए ऑर्थो पैरा पर NO2 ग्रुप लगा। फिर हमें हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है और हाइड्रोलाइसिस करने में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और जो बन जाएगा एनिलीन के ऑर्थो पैरा पर मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये एनिलीन टॉपिक की बातें हैं, तब वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी केवल आइडिया देना था। फिर जैसे हमारा जो टॉपिक चल रहा है अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बात करें, दिस कंपाउंड इज टॉल्यूइन। और यदि मैंने यहाँ पर कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लिया, चूंकि ये भी तो ERG, और ERG के सामने यदि नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लिया तो यहाँ पर एक्सेसिव रिएक्शन होगा और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन बनेगा। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। और ये होता है एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव है, ये अपने आप में एक्सप्लोजिव है, लेकिन फॉर बेटर परफॉर्मेंस TNT इज मिक्सड विथ अमोनियम नाइट्रेट, जनरली यूज्ड विथ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम सेकेंड रिएक्शन पर आए तो हमें लिस्ट से पहले से मालूम है कि सेकेंड रिएक्शन कौन सा आएगा, सेकेंड रिएक्शन आएगा सल्फोनेशन। हमें पहले मालूम है कि H हटाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें SO3H लगाना पड़ेगा। सल्फोनेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो जब मैं प्रोडक्ट देखूंगा तो मुझे लिख रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, H की जगह पर ग्रुप कौन सा आया, SO3H। तो हो सकता है हमें लगे कि SO3H+ है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन नहीं, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब हो सकता है आपको ये लगे कि SO3 इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों है, तो GOC रिकॉल करें। और यदि मैं SO3 का स्ट्रक्चर लिखूंगा तो ऐसा बनेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस सल्फर पर रहेगा Δ+ चार्ज और इसी के कारण इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोफिलिक। रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएजेंट हमारे सिलेबस में जो यूज होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 + SO3 कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं, H2H2O7 ऑल्सो नेम्ड एज ओलियम। इसी को हम फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन रहेगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा SO3। यदि हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल तो SO3 है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखना पड़ेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक क्यों था, हमने बोला था यहाँ Δ+ इसलिए, तो यहाँ पर ये बेंजीन क्या करेगा, इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको एक बॉन्ड पेयर हटाना पड़ेगा और इस तरीके से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, और आंसर टिक करना था ये। और इसमें देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा,
वापस एरोमेटिक होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए ये H वाले इलेक्ट्रॉन रिंग में यूज हो जाएंगे। क्या ये वाला H SO3 माइनस को मिल जाएगा? नहीं, ये जो HSO4 माइनस कंटेनर में ये इस H प्लस को लेगा और बनेगा ऐसा, H2SO4 और SO3 माइनस अभी भी है। अब H2SO4 H प्लस सप्लाई करेगा तब जाकर बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से सल्फोनेशन का मैकेनिज्म लिखा जाता है। अब यदि मैं आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करूं सल्फोनेशन में, तो ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सल्फोनेशन, और यदि हमने रिएजेंट ओलियम लिया है H2S2O7 तब अप टू 96% H2SO4 यदि हम यूज़ करते हैं तो सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं होता। मतलब C6H6 का रेट रिएक्टिविटी C6D6 के बराबर रहेगा और C6D6 के बराबर रहेगा। लेकिन यदि कंसंट्रेशन 100% H2SO4 लेते हैं हम, तो फिर ये आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा। और चूंकि हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा था, CT बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसलिए उसका रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस हमारे लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हमारे लिए सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं होता। हम यही याद रखने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव में यही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना, ये नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलोजनेशन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक